सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज 5 दिसंबर है और आज के हमारे अखबार के अंदर महाराष्ट्र इलेक्शन से रिलेटेड बातें, मतलब सीएम साहब जो है डिसाइड हो गए हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को समझेंगे। यूएस चाइना रिलेशन, एक्चुअली शशि थरूर का एक एडिटोरियल आज द हिंदू में आया है, तो कैसे वो चीज़ों को देख रहे हैं, क्या उनके फाइंडिंग्स हैं, उन चीज़ों को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी नाइजीरिया जाके आए थे, तो वहाँ से क्या इंडियन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस वेस्ट एशिया के अंदर, वो देखेंगे। देन यूएन रेजोल्यूशन ऑन इजराइल वॉर, सो इंडिया ने एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, उससे जुड़ी हुई बातें हैं। अभी रिसेंटली जो है ये बातें आ रही थी। इलीगल सैंड माइनिंग से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, एंड हमने इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। सो साउथ चाइना सी रिलेटेड डिस्प्यूट, इसको देखेंगे। फिलीपींस और चाइना के बीच में कुछ एक एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेके। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन एंड सी व्हाट्स देयर फॉर अस इन टुडेज न्यूज़पेपर। तो देखिए, फडणवीस टू बी स्वॉन इन एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, और इतने दिनों के बाद जो है अब ये क्लैरिटी आई है कि महाराष्ट्र को सीएम मिलने वाला है। एंड द पॉइंट इज दिस, ये कोएलिशन का जो धर्म होता है उसके अंदर इसी तरीके की समस्याएं आती हैं। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स, तीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने सरकार यहाँ पे बनाई है, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे, इसको देखेंगे। अब देखते हैं इस खबर को थोड़ा डिटेल में। एक्चुअली इसके अंदर हम एक सीधा PYQ ही उठा के देख लेंगे। तो देखिए, विद द रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो जैसे प्रेसिडेंट साहब हमारे पार्लियामेंट को ये दोनों हाउसेस को बुला के ये इस तरीके का कमेंसमेंट करते हैं, सेम हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो गवर्नर करते हैं। तो दैट इज समथिंग वी नो ऑलरेडी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कह रहे कि व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट follows the Lok Sabha rule on that matter. Now that statement is also absolutely correct. तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं। तो 2019 प्रीलिम्स का ये सवाल है। तो ये गवर्नर साहब का कस्टमरी एड्रेस ये आर्टिकल 176 के अंडर किया जाता है। क्लियर कि गवर्नर शैल एड्रेस बोथ द हाउसेस, जो को एक साथ बिठाया जाता है। आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही साथ में बैठ के जो है इसके अंदर ये कमेंसमेंट होता है। अच्छा, अब ये जैसे आर्टिकल 208 देख लीजिए, उसके अंदर ये कह रहा है कि भी अगर कोई वहाँ पे रूल अवेलेबल नहीं है स्टेट के लेवल पे, तो उस केस में ये लोकसभा के रूल्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन भी जो है ये करेक्ट होता है। नाउ कमिंग अप विद दिस, सी इज द आंसर टू दैट। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब इनको गवर्नर साहब जो है शपथ ग्रहण करवाएंगे। सो दैट इज द आइडिया। ओके, एंड मूविंग फर्दर, अब देखो ये अभी भी चल रहा है साउथ कोरिया के अंदर, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात चल रही है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मतलब इतना बड़ा कोई जियो पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था वहाँ पे, ये उनकी डोमेस्टिक क्राइसिस की वजह से जो है ये उन्होंने इमरजेंसी लगाई है। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कभी कभी ख़राब हो जाती है, ये उसका एग्जाम्पल है। इंदिरा गांधी ने भी हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगाई थी। ओके, तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो साउथ कोरिया के अंदर हुई हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और सीधा जो है एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर चलेंगे। शशि थरूर साहब का एडिटोरियल है, देखते हैं उनका क्या कहना है। फॉरेन ऑफिसर के रिलेटेड उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड और उनको पता है चीज़ें कैसे चलती हैं, दुनियादारी कैसे चलती है। चलिए, सो डायरेक्टली विल मूव टू दैट, एंड दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट डोंट राइट ऑफ द ट्रम्प्स अमेरिका। ओके, सो अभी देखो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज़ चल रही थी कि यूएस जो है वो वीक हो गया है। ओके, एंड इट इज़ नॉट दैट पावरफुल, दिस एंड दैट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स वर टॉक्ड अबाउट, बट इनकी थोड़ी जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है। तो उन चीज़ों को देखते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर ट्रम्प साहब वापस आ गए हैं, उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो होंगे, बिकॉज यूएस आप देखिए बिगेस्ट इकोनॉमी है, मोस्ट पावरफुल कंट्री है अभी इस पूरी दुनिया के अंदर, और वो जब उनकी सरकारें कुछ डिसीजन लेती हैं तो उसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल होता है। एंड यूएस इटसेल्फ इज़ अ ग्लोबल प्लेयर। क्लियर, आप सुपर पावर बनते ही तब हो जब आप जो है ग्लोबल इश्यूज के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, एंड यूएस इज एक्टिव एवरीवेयर। नाउ द पॉइंट इज दिस, इंक्रीज्ड फोकस ऑन कंटेनिंग चाइना, ये होने वाला है,
और वो अपने अलायंसेस को भी रीशेप करेंगे। मतलब ट्रम्प इज मोर ट्रांजैक्शनल, क्लियर, वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शनल इक्वेशंस वो रखते हैं। उन्होंने नेटो के ऊपर भी पिछली बार स्टेटमेंट दिया था, नॉट जस्ट दैट, जापान, साउथ कोरिया, इनको भी कहा था कि आप अपने डिफेंसेस का खर्चा खुद उठाएं, क्लियर। तो इस टाइप की चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, अब बात आती है कि यूएस की पॉलिसी चाइना को लेके क्या होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ट्रेड वॉर ऑलरेडी ऑन है। यहाँ पे ट्रेड वॉर दोनों कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है। रेस्ट का भी जो है, चाइना ने कुछ एक एक्सपोर्ट आइटम्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे जो यूएस मिलिट्री यूज़ करती है। सेम यूएस भी कर रहा है, चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कुछ एक जो ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं और आने वाले टाइम में बढ़ने भी वाली है। और यूएस, ये ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दिए हुए, ब्रिक्स कंट्रीज भी थोड़े सावधान हो जाओ, क्लियर। तो ये मोटी मोटी चीज़ है जो आगे आगे हमें दिखेगी। अब चाइना को लेके ट्रेड वॉर इज़ वन थिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर, एंड ट्रंप वो चाहते हैं कि वो चाइना के ट्रेड डोमिनेंस को ख़त्म करें। दिस इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी विजिबल। अब एंगेजमेंट विद अलाइज की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग द क्वाड, दैट इज द फोकस दैट यूएस इज गोइंग टू एक्सप्लोर। क्वाड को जो है मजबूत करना, इसके ऊपर दोबारा जो है एफर्ट आ सकता है। मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजी की बात करें, इट विल बी द ग्रैंड बार्गेन थीम। इजराइलीज, सऊदी अरब, यूएई, इन सबको साथ में लाया जाएगा और अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर एक बार फिर फोकस होगा। अब ऐसे में ईरान के ऊपर क्या होने वाला है ये नहीं पता, क्योंकि पिछली बार हमारा एक्सपीरियंस था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। मतलब यूएस वाज मूव्ड आउट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। एंड नॉट जस्ट दैट, ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर दिए थे। जितने पहले स्ट्रिक्ट थे उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस जो हैं ये ट्रंप ने पिछली बार दिखाए थे। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है अभी इस टाइम पे। मतलब अभी ईरान को कैसे रोका जाएगा न्यूक्लियर वेपन बनाने से, ये पूरी दुनिया डिबेट कर रही होगी। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर। अब हमारे लिए चैलेंज क्या है? रशिया के साथ एक चैलेंज होगा कि यूएस रशिया की जो इक्वेशन है उसका इम्पैक्ट हम पे आता है, यूएस ईरान की जो इक्वेशन है उसका इम्पैक्ट हम पे आता है, एंड डेफिनेटली यूएस चाइना, उसका इम्पैक्ट आपके पास देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, देयर इज दिस balance between threat perception and import dependence, that is something that we have to explore. क्या हम चाइना को एज अ थ्रेट देखते रहेंगे? क्लियर, तो ये सवाल हमारे बीच में है। देखिए, मिलिटरीली इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। इस चैलेंज के लिए आपको रेडी रहना है। चाइना जो है वो अपनी हरकतें बंद नहीं करेगा, ये हकीकत है। नेचर ऑफ द स्टेट इज लाइक दिस। कम्युनिस्ट जो स्टेट होता है वो एक्सपेंशनिस्ट होता है और वो इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। उनकी पॉलिसी आप देखेंगे थोड़े टाइम में फिर कुछ ऐसी हमें देखने को मिलेगी, ओके, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज वन थिंग दैट वन हैज़ टू सी हियर। नाउ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो हमें एक ये बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ मैनूवर अमंग द वेरियस पावर्स, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू, यू कैन से, स्टिक टू। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्ट्रेटेजिक, यू कैन से, ऑटोनॉमी। रशिया की बात करेंगे, येस वी हैव टू नेविगेट विद द इंक्रीजिंग अलाइंड रशिया चाइना पार्टनरशिप। तो ये एक्सेस सिर्फ रशिया चाइना के नहीं है, रशिया के साथ आप बोल सकते हो चाइना तो आ ही रहा है और पाकिस्तान के साथ भी इन्वॉल्वमेंट उनकी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो है ये हमारे लिए चैलेंज है। ईरान की बात करेंगे, इवेल्युएटिंग टाइज अमंग दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और यूएस प्रेशर की वजह से हमने छा बहार में जो इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसका ट्रू पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है ईरान के अंदर। तो आइडली तो करना चाहिए हमें कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे आपने लगा दिए हैं, बट बिकॉज ऑफ द यूएस रिस्ट्रिक्शंस हम उसके ट्रू पोटेंशियल को अभी तक इंडिया के लिए यूज़ नहीं कर पाए हैं। उम्मीद थी कि सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, कि JCPOA अगर आता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर कोई बात होती है तो हमारे इंडिया को बेनिफिट था, बट अब जो है ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। ट्रम्प इज़ बैक, क्लियर। एंड अदर पॉइंट इज दिस, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर आप बात करें तो यूएस का फोकस अभी कहाँ पे जाएगा? ईरान के ऊपर जाएगा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी आ सकता है, बिकॉज अभी भी कोरियन पेनिनसुला के अंदर डेवलपमेंट्स कुछ इस टाइप की हुई हैं। नाउ ऐसे में
एस जयशंकर की स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो दूसरे कंट्रीज के साथ चल रहा है वैसा इक्वेशन इंडिया के साथ नहीं होगा यूएस का। इन्होंने बोला है कि ट्रांजैक्शनल होगा, गिव एंड टेक होंगे, क्लियर। तो गिव एंड टेक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। गिव एंड टेक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली बार्गेन्स आर गोइंग टू बी देयर एंड इंडियंस आर गुड एट बार्गेनिंग, क्लियर। तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर अस। एंड एस जयशंकर ने एक और स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि ट्रंप का आना इंडिया के लिए उतना खराब नहीं होने वाला है, क्लियर। इट इज नॉट गोइंग टू बी बैड फॉर अस। तो बाकी कंट्रीज के साथ जो इक्वेशन ट्रंप की होगी जरूरी नहीं है वो इक्वेशन आपके साथ हो। सो दिस इज समथिंग विच वॉज हाईलाइटेड बाय एस जयशंकर। ये बात इन्होंने बोल दी थी, ठीक है। तो उसका हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये है मेंस 2021 का क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट यूएस इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना, ठीक है। ऑलरेडी ये बोला जाता है कि 21st सेंचुरी को हम आप बोल सकते हो कि ये नियो कोल्ड वॉर का एरा है, कि नियो कोल्ड वॉर चल रहा है यहाँ पे, ओके। और इसके दौरान जो है यूएस और चाइना की राइवलरी देखने को मिल रही है, ठीक, ये अक्सर बोला जाता है। अब दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे में यूएस का जो सोवियत यूनियन के साथ कंपटीशन था, अब ये कोल्ड वॉर जो है आपका हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद की जो इक्वेशन थी वो है ये। तो वो जब हुई थी तो उसका क्या डिफरेंट कैसे हैं ये दोनों, क्या इसका इम्पैक्ट है, वो सवाल यहाँ पे किया गया है। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए, जो पास्ट का कोल्ड वॉर था इट वाज मोर ऑफ एन आइडियोलॉजिकल यू कैन से कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म हो रहा था, ठीक। आज अगर आप प्रेजेंट चाइना की बात करेंगे तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दो इक्वेशंस को डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा, क्लियर। व्हाई आई एम सेइंग दी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली यू हैव टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो चाइना इकोनॉमिकली तो दुनिया की सबसे अच्छी कैपिटलिस्ट कंट्री है। इकोनॉमिकली चाइनीज आर कैपिटलिस्ट, ओपन मार्केट, क्लियर, बहुत स्मूथ है वहां पे काम करना, बहुत इजी है वहां पे बिजनेस करना। पॉलिटिकली दे आर कम्युनिस्ट। सो आज यूनाइटेड स्टेट्स की जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है दैट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, बिकॉज कैपिटलिज्म के हिसाब से देखें यूएस इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना, ठीक, ये रियलिटी है। $600 बिलियन से ज्यादा का उनका ट्रेड है, दिस इज द रियलिटी। $600 बिलियन से ज्यादा का वो ट्रेड कर रहे हैं आज की डेट में। इतने बड़े लेवल की इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। तो ये सोवियत यूनियन के साथ नहीं थी। सोवियत इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी इतनी इंटरडिपेंडेंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी क्या बिल्कुल भी नहीं थी। तो आज ये रियलिटी है, ठीक है। प्रॉक्सी वॉर चलते रहेंगे, न्यूक्लियर आर्म रेस चलती रहेगी, ये पास्ट में भी था, ये अब भी चलता है, ठीक। अच्छा, अभी एक चीज और हमने देखी कि चाइना डज नॉट इंडल्ज इन प्रॉक्सी वॉर। आज की डेट में रशिया ही करता है प्रॉक्सी वॉर, चाइना उतने लेवल पे इंडल्ज नहीं करता यूएस के साथ। इंडिया के साथ वो जरूर कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे जो है ये चीज़ नहीं होती है। तो दिस इज समथिंग दैट वन हैज़ टू सी, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है। अब आगे इसके अंदर देखेंगे तो आज के जो यूएस चाइना के डायनामिक्स हैं वो देखिए आप कैसे हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, मैंने आपको बताया, सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनके डिफरेंसेस कहीं ना कहीं दिखते हैं। पॉलिटिकली जो है उनके डिफरेंसेस दिखेंगे आपको। इकोनॉमिकली तो वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्लियर, यूएस और चाइना। एंड एज आई टोल्ड यू बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ये आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ये। उस समय जो है उतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ करता था। तो दिस इज समथिंग दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इकोनॉमिक राइवलरी को अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, बट स्टिल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो लेके चलते हैं, तो ये ठीक है, मतलब यूएस को भी सूट करता है।
एरिया ऑफ कोऑपरेशन, देर इज दिस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी. जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो यहाँ पे ज़रूर हैं. अब देखो ये इंटरडिपेंडेंस को लेके एक टर्म की जाती है डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी. क्लियर. तो अभी हो क्या रहा है, डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म कर रहा है. ठीक. यूएस इज मूविंग अवे. दैट इज समथिंग विच दे आर एक्सप्लोरिंग एंड दिस इज नॉन एज डीकपलिंग. उसको डीकपलिंग कहा जाता है. तो ट्रम्प इसीलिए ट्रेड वॉर वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं. तो ये रिसेंट की डेवलपमेंट है. क्लियर. अच्छा, जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो ताइवान के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है. एंड चाइना का आइडिया है, दे बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी. दे सी दिस चाइना एज वन एंटिटी. वो ताइवान को अलग मानती ही नहीं है. तो ये इस लेवल की चीज़ चल रही है अभी. ह्यूमन राइट्स को लेकर डिफरेंसेस. एंड देन द साउथ चाइना सी जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. क्लियर. तो वो मुद्दा यहाँ पे ज़रूर है. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का आइडिया है. यूनाइटेड स्टेट्स इसको सपोर्ट करता है. यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करता है. बट चाइना 9 लाइन डिक्लेयर करके कहता है ये सारा एरिया मेरा है. तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंसेस कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में है. इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा. क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखिए. When there was Obama came up with an idea of pivot to Asia. Pivot to Asia के अंदर they are looking for a balancer, a country which can balance China. अब इंडिया से बड़ा बैलेंसर इस पूरे एरिया में और कोई नहीं है. Our economy is also booming. The size of the population is also there. Working population है. And ये सब फैक्टर्स जो हैं ये काउंट इन होते हैं दूसरे देशों के इक्वेशंस के अंदर. तो दे माइट बी यू कैन से कैलकुलेटिंग अबाउट दीज थिंग्स कि भी इंडिया जो है एक रिलायबल प्लेयर है, एक डेमोक्रेसी है. ओके. और चाइना को काउंटर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. ये जो है बाकी कंट्रीज के दिमाग में भी होगा. सो दिस इज व्हाट दे सी. एंड ट्रम्प डेफिनेटली वांट्स टू हैव गुड इक्वेशन विद इंडिया. वो अच्छे इक्वेशंस इंडिया के साथ चाहते हैं. क्लियर. तो दीज आर द थिंग्स दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो ये एडिटोरियल था. अब दूसरा जो एडिटोरियल यहाँ पे आया है तो दैट इज रिलेटेड टू द इंडिया वेस्ट अफ्रीका रिलेशंस. ओके. तो नाइजीरिया में मोदी जी जाके आए, अवार्ड वगैरह मिला उनको. ठीक है. तो ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात भी है. और दूसरी चीज़ आप देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं. तो जहाँ जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको ग्रैब करनी है. ये जो है ये मंत्रा होना चाहिए और वही इंडिया कर रहा है यहाँ पे. सो टॉकिंग अबाउट दिस, अब देखिए दिस वॉज द फर्स्ट यू कैन से PM विजिट इन 17 years और काफ़ी अच्छा से वार्म वेलकम हुआ. मोदी वॉज कॉन्फर्ड विद नाइजीरियाज सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड. अच्छा, नाइजीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका. नॉट जस्ट दैट, लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज. क्लियर. सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और जहाँ पॉपुलेशन होती है मतलब हमें वहाँ पे नज़र आना चाहिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट है वो. तो वी कैन मैन्युफैक्चर एंड वी कैन एक्सपोर्ट इट टू नाइजीरिया. दैट इज समथिंग वी हैव. एंड नॉट जस्ट दैट, नाइजीरिया के अंदर स्टेबिलिटी है और जैसे इंडिया के अंदर मिडिल क्लास आ रही है, नाइजीरिया में भी मिडिल क्लास आ रही है. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर. नाउ वी आर सीन एज अ डेमोक्रेटिक रोल मॉडल. ये सब इंडिया को डेमोक्रेटिक रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं. दे अंडरस्टैंड दिस दैट इंडिया कैन अंडरस्टैंड देयर पेन बिकॉज कोलोनियलिज्म. ओके. जैसे इंडिया एक कॉलोनी था वैसे ही ये सब भी कॉलोनी थे. तो कॉलोनिज्म के सब विक्टिम हैं, हम भी और वो भी. तो एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं. वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेन ऑफ ईच अदर. दैट इज द पॉइंट हियर. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी किन चीज़ों के अराउंड होगी? सो उसको अगर आप देखेंगे, सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आइदर इट विल बी डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, इन सब चीज़ों में हम साथ में आके काम कर सकते हैं. सो दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन यू कैन से एंगेज, जहाँ पे एंगेज करना भी चाहिए इंडिया को. क्लियर. सो दिस इज द पॉइंट. ये फोकस एरिया हो सकता है आपका. नॉट जस्ट दैट, टेररिज्म के मुद्दे पे हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं. व्हाई दिस टेररिज्म थिंग इज देयर? बिकॉज काउंटर टेररिज्म में इंडिया का वास्ट एक्सपीरियंस है एंड वी कैन सीरियसली हेल्प देम आउट. और बोको हरम जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है.
अच्छा, ये टेररिज्म को लेके बात करें तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखती है डिफेंस एक्सपोर्ट्स की। ठीक, तो इंडियन इक्विपमेंट्स जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, गन्स वगैरह भी अब तो इंडिया में बनाने लगे हैं लोग, तो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन एक्सप्लोर। ओके, डेवलपमेंटल असिस्टेंस की बात करें तो 100 मिलियन हमने कंसेशनल लॉन्स के तौर पे इनको दिए हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, वी आर फैसिलिटेटिंग प्लेटफॉर्म फॉर देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर लोकल्स जो है नाइजीरिया के या दूसरे कंट्रीज़ के, उनके स्किल्स को डेवलप करना, ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो इंडियंस आर रियली गुड एट, यू कैन से, सॉफ्ट पावर एक्टिविटी। तो सॉफ्ट पावर हमारी जो है, आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, और काफ़ी अच्छे माने जाते हैं हम उस चीज़ों के, रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन करके रखते हैं। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर अबाउट। ओके, और वही चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस भी है। देखो, कंपटीशन तो चाइना के साथ रहेगा ही रहेगा, ये आपको समझनी है। यू हैव टू लिव विद दैट नेबर हु इज़ पावरफुल, और आपको उसको खुद पे काम करते रहना है और बेटर होते रहना है, एंड डेफिनेटली वन डे वी विल बी इन अ competing, you can say, will give the tough competition to the Chinese. तो over 200 Chinese companies they are operating in Nigeria, and 47 बिलियन चाइना ने जो है वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए दिए हैं। अब ये सब लोग जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट लेते हैं। तो चाइना की जो फ्लैगशिप आप बोल सकते हो इनिशिएटिव है, उसमें सारे अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, बट दे हैव अ कंसर्न, ये अफ्रीकन कंट्रीज का कंसर्न है, दैट इज द लोन। तो दे नो चाइनीज जो है वो डेट ट्रैप पॉलिसी फॉलो करते हैं, और ये सब जानते हैं इस बात को, क्लियर। एंड अदर देन दैट, अगर हमें इंडिया की बात करूं तो हमारा जो इनिशिएटिव है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो हम जापान के साथ कर रहे हैं, क्लियर, ये भी अफ्रीकन कंट्रीज को समझ में आता है कि इंडिया इज अ रिलायबल, क्रेडिबल, यू कैन से पार्टनर, और अब तो हम इम्प्रूव भी हो गए हैं। जो प्रोजेक्ट्स हम प्रॉमिस करते हैं उसमें हम डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट्स जो हैं ये इंडिया ने कुछ टाइम के अंदर, स्पेसिफिकली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है वो अचीव किए हैं, एंड दीज अचीवमेंट्स आर गुड वन, आप इनको अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, क्लियर। सो ट्रेड की बात करें, यहाँ पे इंडिया के साथ ट्रेड काफ़ी डिक्लाइंड है। अब देखिए, एक समय समवेयर अराउंड $15 बिलियन का आपका ट्रेड हुआ करता था, आज 7.89 बिलियन हो गया है। तो ये तो उल्टा चल रहे हैं, मतलब ये कम कैसे हो गया ये देखना है। बिकॉज ऑफ ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। देखिए, हम नाइजीरिया से भी तेल लेते थे, अब नाइजीरिया थोड़ा दूर पड़ता है, रशिया से भी, वैसे तो रशिया भी दूर है, बट स्टिल रशियंस जो है वो हमें काफ़ी कंसेशनल प्राइसेस के ऊपर ऑयल देने को रेडी थे, एंड वी वर गेटिंग इट फ्रॉम देम। तो उस वजह से नाइजीरिया से जो हमारा इंपोर्ट होता था वो कम हो गया, and this is what the problem had been. अब we have to, you can say, focus on these areas. आप नाइजीरिया की मार्केट को स्टडी करो, ये फोकस होना चाहिए, ओके। मार्केट स्टडी इज मस्ट, एंड देन यू हैव टू फैसिलिटेट इंडस्ट्री इन इंडिया, कि क्या प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन इंडस्ट्री बना सकती है, और वो पोटेंशियल हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। नॉट जस्ट दैट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर काफ़ी इंडियन कंपनीज हैं वहाँ पे, होटल्स वगैरह में, फॉर देम कैन देयर बी अ, यू कैन से, अपॉर्चुनिटी इन नाइजीरिया, ये भी गवर्नमेंट जो है एक्सप्लोर कर सकती है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन एक्सप्लोर इन, यू कैन से, वेस्ट अफ्रीकन रीजन। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये आर्टिकल, अच्छा बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू दिस। देखिए, इज कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज? Yes, you can say, because you will get idea about real beneficiaries, clear, कि किसको सही मायने में ज़रूरत है वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द सोशल डिफरेंसेस दैट आर प्रिवेलिंग। तो अभी तो हमें आइडिया ही नहीं है कि कौन से यहाँ पे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो डिसएडवांटेज में हैं। तो वो क्लैरिटी आपको कास्ट सेंसस से आती है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स मिलेंगे बेस्ड ऑन द, यू कैन से, ऑन, यू कैन, कास्ट से रिलेटेड पैरामीटर्स, की डेवलपमेंटल पैरामीटर्स कास्ट से रिलेटेड क्या चल रहे हैं, वो आइडिया हमें यहाँ पे मिलता है, एंड फ्रॉम दैट एंगल इट्स अ, यू कैन से, ग्रेट थिंग। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, सब गड़बड़ होती है पॉलिटिसाइजेशन से। अगर ये पॉलिटिसाइजेशन ना हो, देयर इज नो हार्म इन, यू कैन से, कैरिंग आउट दिस कास्ट सेंसस। सो मेजर प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन, जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी पॉलिटिक्स जो है वो करती है। सो that is what the problem is, clear। politicization अगर ना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर बार करवा सकते हो। और इंडिया के अंदर politicization के नाम पे होता क्या है, रिजर्वेशन डिमांड, क्लियर।
तो जैसे ही कास्ट सेंसस होगा देयर विल बी अ थिंग कि रिजर्वेशन डिमांड विल पिकअप एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट फॉर अस, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। तो ये हमारे लिए सरदर्दी हो सकती है, ठीक है, एंड इसीलिए जो है गवर्नमेंट थोड़ी रिलक्टेंट भी होती है। अदर पॉइंट इज दिस, इसके अंदर भी एरर्स आते हैं बट स्टिल इट्स अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज यू नीड टू हैव अ रियल टाइम डाटा टू हैव अ बेटर पॉलिसी मेकिंग। आपको इंप्रूव करने के लिए आपको इस रियल टाइम डाटा की जरूरत होनी चाहिए, पड़ती है। अब आगे देखिए, इंडिया बैक्स द यूएन रेजोल्यूशन फॉर इजराइलीज एग्जिट। बात किस चीज कहां से एग्जिट करने की है, तो देखो ये मैप आप देख सकते हो। इजराइल जो है 1947 में ऐसा था, मतलब ये ग्रीन पार्ट पैलेस्टीन है, फिर आप देखोगे 67 तक पैलेस्टीन छोटा हो गया, फिर आप देखोगे कि 2012 तक अब ये पैलेस्टीन और बिल्कुल छोटा हो चुका है, और आज की डेट में तो ये यहाँ पे भी खत्म हो चुका है। तो ये जो है प्रेजेंट हालात है, क्लियर। अब एक यूएन रेजोल्यूशन है जो बात करता है टू स्टेट सॉल्यूशन की, कि दोनों कंट्रीज का क्या सॉल्यूशन होगा। टू स्टेट सॉल्यूशन होगा कि दोनों को ही अलग अलग सॉवरेन माना जाए, क्लियर। तो ये प्रीलिम्स 2018 का सवाल जो कहता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज, इट इज रिलेटेड विद इजराइल, कि दोनों को अलग अलग माना जाए, क्लियर। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भी किस टाइम के इजराइल को आप इजराइल मानोगे। आज का इजराइल ऐसा होगा, 67 में ऐसा था, उससे पहले ऐसा था। और इजराइल ने स्ट्रेटेजिकली पैलेस्टीन के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये ग्रीन पार्ट वाला गाजा स्ट्रिप है जहां पे अभी ये लड़ाई चल रही है, और ये इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, क्लियर। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब क्या इसके बीच वाला इलाका आप खाली छोड़ेंगे? अगर ये टू स्टेट सॉल्यूशन एक्सप्लोर भी करते हैं हम, हाउ आर वी गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट एंड विल इजराइलीज बी रेडी फॉर दैट? उनका तो मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो बिल्कुल पैलेस्टीन को वाइप आउट करना चाहते हैं, द वे दे आर एक्टिंग हियर। सो दैट इज समथिंग वी हैव, बट इंडिया की जो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इस पे ये रही है, वी डू सपोर्ट टू स्टेट सॉल्यूशन। सो दिस इज द पॉइंट हियर, उसी को लेके हम लोग वोट भी करते हैं। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। चलेंगे आगे। तो सैंड माइनिंग को लेके बात चली है। सैंड माइनिंग को लेके जो है कोर्ट ने 5 स्टेट्स को बोला कि आप बताओ फैक्ट्स एंड फिगर भी, इलीगल सैंड माइनिंग को लेके क्या क्या कर रहे हो आप। तो ये बातें हैं, गाइडलाइंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था कि कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल पोज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। ओके, कि हमारे एनवायरमेंट को उससे क्या थ्रेट होगा, ये सवाल जो है इन्होंने किया था। अब बात इसके ऊपर आते हैं कि भाई माइनिंग एक्ट क्या प्रोविजन डालता है। इट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू लीज अ लैंड फॉर सैंड माइनिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे लीज लैंड से सैंड माइनिंग नहीं दिखती है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है रिवर बेड्स को लेके जो सैंड माइनिंग होती है। तो करंट स्टेटस इज दिस, सैंड माइनिंग इज नॉट कंप्लीटली बैंड, बट इलीगल एक्टिविटीज जो है वो बैंड है। देखिए, और मैंने आपको बताया रिवर बेड वाली प्राइमरीली जो है वो इलीगल ही होती है। कोस्टल एरियाज में क्या हमारे को दिखता है, तो मेजर प्रॉब्लम इज इरोजन। नाउ शोर लाइन आपकी इरोड हो रही है क्योंकि आपने डिस्टेबलाइज कर दिया माइनिंग करके, क्लियर। व्हेन यू आर डिस्टेबलाइजिंग इट, शोर लाइन शिफ्ट हो जाएगी, बीच को इम्पैक्ट होता है, वहां के फ्लोरा एंड फौना वो इम्पैक्ट होते हैं, बीच की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है, क्लियर। एंड एनवायरमेंटल डैमेज डेफिनेटली इट इज देयर, वेटलैंड पे इसका इम्पैक्ट है, पूरा कोस्टल इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है। एंड जो डिप्लीशन है वो डीपनिंग ऑफ रिवर ये कॉज करती है, एस्चुरीज भी आपकी डीप हो जाएंगी। तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, अब इसको लेके डेफिनेटली वी नीड टू पुट अप सम एफर्ट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे इकोसिस्टम का। और एक नेचर ना खुद डिजास्टर मैनेजमेंट करता है, तो जो नेचर की डिजास्टर मैनेजमेंट है आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो इस इलीगल सैंड माइनिंग और सैंड कोस्टल माइनिंग से। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ, और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सेलाइन इंट्रूजन देखने को मिलता है, इट कंटेमिनेट्स द ड्रिंकिंग एंड द इरिगेशन वाटर, वो भी इम्पैक्ट दिखता है यहाँ पे। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, aquatic और riparian you can say habitat जो है that is going to be impacted, and सुंदरबन मैंग्रोव्स जो है उनका डिप्लीशन हुआ है जो है वो भी एक हमें दिखा है। एंड नॉट जस्ट दैट, जो कृष्णा गोदावरी रिवर है
वहाँ पे भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दैट, एंड दिस पॉजेज अ थ्रेट टू ऑलिव रिडले टर्टल बिकॉज ये उनकी नेस्टिंग साइट है, वहाँ के वो अंडे देते हैं। क्लियर? तो ये सारे इम्पैक्ट तो हमें पता है जो हो रहे हैं इसकी वजह से, एंड आपको भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो चलेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पेज। बिफोर दैट देखो, आफ्टर एनॉमली अलर्ट, इसरो प्रोबा 3 जो है इसको आज लॉन्च किया जाएगा। ओके, एंड इट्स अ सोलर मिशन। तो ये अच्छा एक मिशन है, ठीक, सोलर मिशन इन द सेंस इसके अंदर एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी का जो है एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, जहाँ पे आप 2 सैटेलाइट्स को साइमल्टेनियसली बराबर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आप डालोगे। क्लियर? तो इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस प्रोबा के अंदर, इट्स नॉट अ सिंगल सैटेलाइट, इसके अंदर 2 सैटेलाइट्स जाएंगी। देर आर 2 सेपरेट सैटेलाइट्स जिनको आप एक साथ लॉन्च करोगे, वो एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च होंगे, वो अलग लॉन्च नहीं होंगे, एक साथ ही लॉन्च होंगे, एक सेट डिस्टेंस के ऊपर उनको लॉन्च किया जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग, और इंडिया को ये काम जो है वो करने को मिला है। दिस प्रोबा 3 इट्स रिलेटेड टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये उनका जो है स्पेस शटल है जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो इसरो काफ़ी जो है पैसे कमा रहा है, कमर्शियल एंटिटी, कमर्शियल एक्सप्लोरेशन स्पेस बिजनेस काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये होगा। दिस इज समथिंग विच इज़ प्रोजेक्टेड एंड इंडियंस आर रियली गुड एट दैट। तो आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, सीधा चलते हैं अब यहाँ पे इंटरनेशनल पेज के ऊपर। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, देखिए, चाइनीज शिप्स दे फायर्ड वाटर कैनन एट वेसल। सो ये दिखता है, ये पहले इंडिया के साथ भी हो चुका है, जब इंडिया जो है वियतनाम के आसपास के पानी के इलाके में हम लोग तेल निकालने के लिए गए थे, तो इंडियन वेसल्स के ऊपर भी उन्होंने जो है थोड़ा पानी फेंका था। अब देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंसेस कैसे कैसे हैं। ये पार्सल आइलैंड, ये एक डिस्प्यूटेड है, स्कालबोरो शॉल ये डिस्प्यूटेड है, स्पार्टली आइलैंड। ओके, अब ये जो पिंक कलर की आप लाइन देख रहे हो, चाइना ने इसको 9 डैश लाइन बताया और कहा ये सारा इलाका मेरा है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, वियतनाम इसके ऊपर क्लेम करता है, स्कालबोरो जो है वो फिलीपींस क्लेम करता है। देखो, चाइना तो काफ़ी दूर है ना, बट स्टिल चाइना पुट्स अप अ क्लेम। ये चाइना का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो कहते थे कि भाई मिडिवल टाइम्स के अंदर ये सारा इलाका हमारा हुआ करता था, तो तब ये हमारा था, ये अब भी हमारा है, ऐसा उनका कहना है। सो दिस इज हाउ इट इज, एंड प्राइमरीली कहानी वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, पावरफुल कंट्री है चाइना, एंड हु इज़ गोइंग टू मैस विद चाइनीज़। तो ये एक टसल है, इसीलिए चलता रहता है। अब यहाँ पे आप प्रीलिम्स का ये सवाल देखिए, ये कह रहा है कि भाई सेंकुकू आइलैंड, तो सेंकुकू आइलैंड जो है ये जापान और चाइना का डिस्प्यूट है। ठीक, तो सिर्फ इन कंट्रीज के साथ ही नहीं है, जापान और चाइना भी आपस में जो है इसको लेकर टसल में है। अब जापान के अंडर आ जाता है ये, और चाइना जो है उस पर क्लेम करता है। सो मेजर कहानी इतनी ही है कि भैया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे सबकी नज़र है, क्योंकि आपके टेरिटरी के 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होगा, उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे वो आपके होंगे। क्लियर? तो ये उसकी कहानी चल रही है, इसलिए ये आइलैंड है, इसके आसपास के 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है उसके ऊपर नज़र है, और कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ठीक, सो ये पूरी कहानी है। वैसे तो इन आइलैंड्स पे कोई नहीं रहता, बट स्टिल इसलिए ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और फिशरी रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज आर देयर। सो these are the points, and बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज दे आर आस्किंग द यूनिस टू कम अप विद अर्ली इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन कराओ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट करो। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, वेस्टर्न कंट्रीज से भी प्रेशर जो है वो काफ़ी पड़ जाएगा इनके ऊपर, तो जितनी जल्दी हो सके डेमोक्रेसी वहाँ पे वापस आ जाए, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर अस एज वेल। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। ओके, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके अंदर वी विल प्रोवाइड यू विद द PDF, वहाँ पे आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। नॉट जस्ट दैट, और जो है प्रिपरेशन रिलेटेड कंटेंट ऑल्सो वी विल कीप ऑन शेयरिंग इट। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।